Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, सभी विषयों की टेस्ट सीरीज चला रखी है, सभी विषयों की। कल हमने पर्यावरण के 30 क्वेश्चन किए थे। आज वो जो पर्यावरण के 30 क्वेश्चन किए थे वो टेस्ट नंबर 2 था पर्यावरण का। ये जो संस्कृत का हम पेपर करने वाले हैं, पेपर नंबर 2 है। इसके पहले एक ही टेस्ट मतलब शुरुआत यहाँ पर की गई थी। तो साथियों, दूसरा टेस्ट है। मैं आपको बता दूं, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो संपूर्ण NCERT और RBSC दोनों जो पाठ्य पुस्तकें हैं संस्कृत की, वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं ग्रामर के। तो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम में RBSC NCERT में से ही प्रश्न आने वाले हैं। उदाहरण भी आपको इन टेस्टों में से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो बिल्कुल RBSC के पैटर्न पर पूर्ण रूप से आधारित ये टेस्ट है। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी, लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। लैंग्वेज फर्स्ट यदि संस्कृत है या लैंग्वेज सेकंड यदि संस्कृत है तो भी उपयोगी आपके लिए। दोनों लैंग्वेज के लिए मतलब दोनों में संस्कृत है तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। इसके बाद में आपके हिंदी का टेस्ट नंबर 52 आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद है अस्ति। वाक प्लस ईश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी, वागी प्लस श्वरी, वागी प्लस ईश्वरी। साथियों, यहाँ पर वागीश्वरी का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? आंसर जल्दी आना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपकी तरफ से। देखिएगा, वागीश्वरी का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईश्वरी। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल जो पर्यावरण का टेस्ट लिया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था हेली तारे के संबंध में। ठीक है, हेली धूमकेतु के संबंध में, सॉरी, कि वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। वहाँ पर मैंने आपको 75 आंसर बताया था। तो उसके पीछे मैंने रीज़न भी दिया था साथियों कि आपको RBSC में 76 वर्ष भी मिलेगा। बिल्कुल 76 वर्ष लिखा हुआ है कक्षा 6 की SST की बुक में। लेकिन साथियों, कक्षा 6 की ही बुक में 75 वर्ष भी एक जगह मतलब यूँ लिखा हुआ है 75 से 76 वर्ष बाद। मतलब यहाँ पर 75 वर्ष भी राइट है, 76 वर्ष भी राइट है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो बिल्कुल आप 76 भी कर सकते हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमेमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, गूगल भी आप कर सकते हो। ये तारा अभी 2 बार देखा गया है 20वीं शताब्दी में। अभी ये तीसरी बार 2061 या 2062 में ऐसा कुछ दिखाई देगा शायद। तो यहाँ पर साथियों वो आने वाले टाइम में 61 में भी दिख सकता है, 62 में भी दिख सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन या तो 61 में दिखेगा या 62 में, इसलिए वहाँ पर 75 आंसर भी सही था, लेकिन 76 भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण रूप से RBSC की पुस्तकों में से ही बना रहा हूँ। मेरा ध्यान इस वक्त RBSC की किताबें क्लियर करना है। कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की जो किताबें हैं सारी क्लियर करने हैं। अधिकतर उनमें से 90% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं निकाल कर आपके टेस्टों के माध्यम से लेकर आ जाऊँगा। चाहे वो संस्कृत आपके हो, चाहे आपके साइकोलॉजी हो, चाहे आपके वो हिंदी हो, चाहे आपके वो पर्यावरण हो, चाहे आपके वो सामाजिक वाला अभी टेस्ट लाया नहीं हूँ लेकिन उसमें से भी बना रहा हूँ। बिल्कुल सामाजिक का हो, विज्ञान का हो, साइंस वगैरह कुछ भी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, साइकोलॉजी वगैरह। शिक्षण विधियाँ तो खैर RBSC में से है नहीं, तो शिक्षण विधियों की तो नो टेंशन रखिए आप, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, पन्नग शब्दस्य अर्थो अस्ति। पत्रम, नग है, पर्वत है, व गरुड़ है और सर्प है। तो यहाँ पर पन्नग शब्द का आपको अर्थ बताना है। यहाँ पर पन्नग शब्द का अर्थ किससे लिया जाएगा साथियों? जल्दी जल्दी बताइए, सभी के जवाब सही आना चाहिए। टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन 25 होने का, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन यहाँ कर देते हो तो आप यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। तो एक यहाँ पर जो सही आंसर है साथियों बताइएगा प्रश्न संख्या 2 में। ज़्यादा टाइम इसका लेंगे नहीं। देखिए, पन्नग शब्द का अर्थ सर्प है, सांप से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? सांप से। चौथा विकल्प आपका दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, वैदेशिका है, पर्यटका है, अपि नमन्ति अत्र अव्यय पदम अस्ति। नमन्ति पर्यटका है, अपि वैदेशिका है। यहाँ पर हिंदी अर्थ एक बार आप आंसर बताइएगा, फिर इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ भी समझेंगे और इसका व्याख्या भी इसकी करेंगे कि भाई इसका आंसर ये कैसे है। तो यहाँ जो थर्ड प्रश्न है एक बार आप आंसर दे दीजिए, सभी के आंसर आ जाने चाहिए जल्दी जल्दी। देखिएगा,
वैदेशिका है, पर्यटका है, अपि नमन्ति, अत्र अव्यय पदम अस्ति। इसमें अव्यय पद आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर अव्यय पद दिया हुआ है अपि। देखिएगा साथियों, यहाँ पर अपि मतलब होता है भी, वैदेशिका विदेशी, पर्यटका पर्यटक भी, अपि मतलब भी, नमन्ति नमस्कार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भारत भूमि को जो विदेशों के जो पर्यटक है वो भी नमस्कार करते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 3 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो साथियों चौथा क्वेश्चन है, भारतीय है, साकं वैदेशिका है, अत्रागत्य प्रसन्ना भवन्ति। रेखांकित पदे की विभक्ति है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। देखिएगा, भारतीय है, साकं वैदेशिका, यहाँ पर रेखांकित पत्र है, जो पद है वो है भारतीय है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, साकम सार्धम समम में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया। बिल्कुल, भारतीय शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रथम विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो चलिए आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थानस्य ताजमहल रूपेण प्रसिद्धम स्थानम किम? रामदेवरा, रणकपुरम, जसवंतथड़ा, आमेर दुर्गम। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपकी कला और संस्कृति के अंतर्गत एक नया टॉपिक जोड़ा गया है संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में कला संस्कृति पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। वहाँ पर हालांकि गद्यांश आपको मिलेगा, यहाँ गद्यांश नहीं है, लेकिन फिर भी गद्यांश में से आपको छांटना है। लेकिन यहाँ तो और ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ गद्यांश नहीं है, गद्यांश में आप आसानी से छांट सकते हो। 5वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है, निकल के बिल्कुल सही आना चाहिए। राइट आंसर है जसवंतथड़ा, जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर जसवंतथड़ा, जोधपुर में है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों आपके प्रश्न संख्या 5 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो आपके 6वां क्वेश्चन है, अस्माकं देशे स्वच्छता अभियानं प्रचलति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम? अस्माकं देशे स्वच्छता अभियानं प्रचलति। देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 में सही विकल्प एक बार आप बता दीजिए मित्रों, क्योंकि यहाँ पर जो सभी हमारे गुरुजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? शिक्षक बनना। शिक्षक बनने के लिए 3 महीने सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। यही वो समय है साथियों, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना भविष्य 3 महीने में आप 60 साल आने वाले चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें राइट आंसर है अस्माकम। अस्माकम यहाँ पर देश स्वच्छता अभियान प्रचलित, इस वाक्य में सर्वनाम पद पूछा है, तो अस्माकम मतलब हमारा देश स्वच्छता अभियान प्रचलित, यहाँ पर हमारे देश में स्वच्छता अभियान प्रचलित है। साथियों यहाँ पर हमारा शब्द यहाँ सर्वनाम शब्द है। विकल्प नंबर 1 सही है 6ठे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन है, अहमपि श्रोतुम इच्छामि, रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति, तुमुन तव्यत कत्वतु कत्वा। यहाँ पर जो रेखांकित पद है श्रोतुम, इसमें आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प का चयन करना है आपको। बताइएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 7 में। देखिए, श्रोतुम, तुम पीछे आ रहा है तो बिल्कुल ट्रिक बता रखी है मैंने। तुम पीछे आते ही तुम प्रत्यय आपको देख लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बिल्कुल इजी होती है जिसमें हम डीप नहीं घुस सकते हैं। तुम शब्द आ रहा है तो तुम उन प्रत्यय हम करेंगे ही करेंगे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। तो आपके 8वां क्वेश्चन है, देवर्षि है, पदस्य संधि विच्छेद है भवती। देव प्लस ऋषि है, देव प्लस ऋषि है। यहाँ पर देख लीजिए, आप मात्रा देख लेना है ना। देव प्लस अर्षि है, देव प्लस वर्षी है। तो साथियों देवर्षि है, देवर्षि जो कि गुण संधि से युक्त शब्द है। इसका संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो यहाँ होगा देव प्लस ऋषि है। क्या होगा? देव प्लस ऋषि है। यहाँ पर साथियों अर बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर अर बन रहा है। तो यहाँ पर देव प्लस ऋषि, देव व में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, मतलब ए के बाद में री आता है तो अर बन जाता है गुण संधि के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ प्रथम विकल्प आपका सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है, सुक्ति पूर्यत है। यहाँ पर देखिए, सुक्ति भी मैंने आरबीएससी की हर एक उदाहरण ही आरबीएससी की किताब में से लिया गया है। हर एक प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों में से बनाया हुआ है। सुक्ति पूर्यत है, सुक्ति की पूर्ति करना है। संज्ञे है, रिक्ति स्थान कल युगे, शक्ति सत्यम वचनम मिथ्या। यहाँ पर सुक्ति की पूर्ति कीजिएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही है 9वें क्वेश्चन में? बताइएगा राइट आंसर। देखिए, संज्ञे शक्ति कल युगे है, यहाँ पर शक्ति शब्द राइट रहेगा। शक्ति यहाँ पर
इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में यही आएगा साथियों। 9वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। 10वां क्वेश्चन आपके है, प्रश्न निर्माणम कुरुत है, प्रश्न का निर्माण करना है साथियों आपको। भारत भूमि वंदनीया अस्ति किम कह का केन। तो यहाँ पर मैंने रेखांकित कर रखा है वंदनीया, यहाँ से आपको प्रश्न बनाना है। देखिएगा, भारत भूमि किम अस्ति, क अस्ति, का अस्ति, केन अस्ति। तो साथियों वंदनीय में आएगा यहाँ पर का, ठीक है। भारत भूमि का अस्ति, वंदनीय आ रहा है ना, तो यहाँ का, आ की मात्रा इसमें जुड़ी हुई है। मतलब एक ट्रिक है ये, ऐसा कोई लॉजिकल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पर जहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना होता है तो उसके अंत में जो ध्वनि होती है वही ध्वनि आपको प्रश्न में, जो आप प्रश्न बनाते हो तो उस विकल्प में होना चाहिए। जैसे वंदनीय आ, का, आ, यहाँ पर मैच खा रहा है ना। विकल्प नंबर 3 सही भी है और एक छोटी सी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो साथियों 11वां क्वेश्चन, आशय आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। देखिए, इसके बाद में आपके हिंदी का टेस्ट आ रहा है, तो उस टेस्ट को भी जरूर अटेंड करिएगा। वो रचना प्रबोध किताब से और जो आपके नवीन हिंदी व्याकरण है उस किताब से बनाए गए हैं वहाँ पर वो पेपर भी, तो उसको भी आप जरूर अटेंड करिएगा। 11वां क्वेश्चन है, सखी शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति, सखायम, सख्या, सख्ये, सख्यु है। बताइएगा 11वें क्वेश्चन का सही आंसर, कौन सा आंसर सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 11 में। सखी शब्दस्य में चतुर्थी एक वचन के अंतर्गत बताना है साथियों। सखी शब्द का चतुर्थी एक वचन होता है आपके सख्ये। क्या होता है? सख्ये होता है, ठीक है। यहाँ पर चारों ही विकल्प एक वचन के हैं, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी पूछा है। यहाँ पर ये तो चतुर्थी है, ये तृतीया है, ये द्वितीया है और ये पंचमी है। ये सखी शब्द के अंतर्गत बता रहा हूँ आपको। यहाँ थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 11 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। 12वां क्वेश्चन है आपके, आगत्य शब्दे प्रत्यय वर्तते। आगत्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है मित्रों? ल्यप प्रत्यय, कत प्रत्यय, यत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय। आगत्य में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिएगा, ये पीछे आ रहा है तो हम कत और कतवतु को तो हटा देते हैं। अब आपके पास या तो यत है या ल्यप है। तो साथियों यहाँ पर आगत्य शब्द में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? ल्यप का। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्येषु संस्कृत अनुवाद है करोति। निम्न वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। वे सब दूध पीते हैं, ठीक है, वे सब दूध पीते हैं, ये आपके वाक्य है। अब इसका अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। तो विकल्पों को देखिएगा, ते दुग्धम पिबंती, ते दुग्धम पीबते, ते दुग्धाय पिबंती और ते दुग्धान पिबंती। तो साथियों यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद यदि आप इसका करते हो तो वे का तो क्या हो जाता है? ते हो जाता है। सभी जगह ते लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो हमें पहचान में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दुग्धम, दुग्धम, दुग्धाय, दुग्धान, तो यहाँ पर 2 शब्द मैच खा रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, वैसा आपको आंसर अगर जिसको पता है, जिसको निकालना आता है वो तो निकाल लेगा, लेकिन जिसको निकालना नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो इन दोनों में से एक सही है। अब साथियों दूध पीते हैं, तो यहाँ पर पीते हैं, पिबंती, पिबंती 3 मिल रहे हैं ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही हो जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 13 में। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। तो आते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां क्वेश्चन, विलोम शब्द है अशुद्धम। विलोम शब्द इनमें से अशुद्ध है। सापेक्ष है का निरपेक्ष है, चतुर है का चालाक है, अनुराग का विराग है, प्राचीन का अर्वाचीन है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, अशुद्ध विलोम शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द विलोम शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 14 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिएगा, सापेक्ष का बिल्कुल निरपेक्ष ही होता है, अनुराग का विराग होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, लेकिन चतुर का चालाक नहीं होता है, क्योंकि चतुर और चालाक तो एक ही चीज़ें हैं साथियों, ठीक है। इसलिए आपका जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये एक अशुद्ध विलोम युग्म है और यही आपसे पूछा था, तो वही विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में, सेकंड विकल्प। बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 की। तो आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को क्या पूछा जा रहा है। कुसुमाकर है शब्दे समास है वर्तते। कुसुमाकर है शब्द में कौन सा समास है? विकल्पों को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प क्या है साथियों? क्रमधारय समास है, इसमें है। तत्पुरुष समास है, इसमें है। फिर उसके बाद में बहुब्रीहि समास इसमें है, या द्वंद्व समास है इसमें है। तो साथियों बताइएगा प्रश्न संख्या
15 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, बहुत ही सोच समझ कर अर्थ इसका आपको बताना है साथियों। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 में एक बार इसका अर्थ भी आपको समझना होना चाहिए। कुसुमाकर है, कुसुम का अर्थ तो फूल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? फूल से लिया जाता है, अर्थात फूलों के जो एक तरह से बगीचा टाइप का होता है, फुलवारी भी जिसको हम कहते हैं साथियों, वो होता है कुसुम का आकर है। तो साथियों यहाँ पर बगीचे या क्यारी से लिया जाता है, अर्थात इसमें कुसुम का तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। विद्या विनयम ददाती, वाच्य परिवर्तनम कुरुत है। विद्या विनय देती है, इसका वाच्य परिवर्तन आपको करना है। अब कह देना कि ये भी है टेस्ट अगर आपको सरल लगता है तो भाई फिर आप संस्कृत में बहुत ही अच्छी जगह जा चुके हो, बहुत ही शानदार जगह। विद्या विनय है ददंती, विद्या विनय है दयते, विद्या विनय है ददंते और विद्या विनय है दीते। तो साथियों यहाँ पर वाच्य परिवर्तन कीजिएगा प्रश्न संख्या 16 में विद्या विनयम ददाती का। प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर। देखिएगा 16वें क्वेश्चन में आपके जो सही आंसर है इसका वाच्य परिवर्तनम होगा मित्रों विद्या विनय है दीते। ठीक है, इसका वाच्य परिवर्तनम हो जाएगा। चौथा विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। शुद्ध वाक्यम नास्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। ग्रामस्य अभितः वनमस्ति, त्वं पुस्तकम पठसि, छात्रा है पुस्तकम पठन्तु, श्री गणेशाय नम है। साथियों श्री गणेशाय नम है तो आपने कई बार पढ़ रखा होगा, तो ये तो शुद्ध है। त्वं पुस्तकम पठसि, छात्रा है पुस्तकम पठन्तु, ये दोनों भी शुद्ध है, लेकिन अभितय परितय समया निक्षा, यहाँ पर इसमें ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है अभितय परितय समया निक्षा ही इत्यादि में। तो साथियों यहाँ ग्रामस्य शब्द में द्वितीय नहीं लगी हुई है, यहाँ पर ग्रामा माना चाहिए। विकल्प नंबर 1 क्या है फिर? शुद्ध वाक्यम नास्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 17वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। 18वां क्वेश्चन है दो है, याच, प्रत्यय है इत्यादि द्विकर्मक है, धातु है, विभक्ति प्रयोग है भवती। कौन सी विभक्ति में ये सभी जो द्विकर्मक धातु हैं इनका प्रयोग कौन सी विभक्ति में किया जाता है साथियों? बताइए प्रश्न संख्या 18 में सही आंसर। विकल्पों को देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति है। तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर इसमें क्या रहेगा साथियों? देखिए दु है, याच है, प्रत्यय है इत्यादि द्विकर्मक धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 18 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए देख लेते हैं 19वें क्वेश्चन को। पकारस्य उच्चारण स्थानम संति, तालु है, कंठय है, नासिक्य है, ओष्ठय है। तो साथियों यहाँ पर पकारस्य मतलब प वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? देखिए उपधिनाम है, ओष्ठय है, यहाँ पर ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। प पतंग का हो, प फल्ली का हो, ब बकरी का हो या भ भट्टी वाला हो और मैं मछली वाला हो, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होठों से होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो चलिए देखते हैं 20वें क्वेश्चन को। पद्य शिक्षणस्य विधि है, इनमें से पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? प्रदर्शनम, द्रुत पठनम, खंडान्वय है, मौन वचनम। तो साथियों यहाँ पर पद्य शिक्षण की विधि आपको बताना है। बताइए 19वें क्वेश्चन में सही आंसर कौन सा रहेगा? देखिएगा 19वें क्वेश्चन का सही आंसर पद्य शिक्षण की विधि यहाँ पर खंडान्वय है, द्रुत पठन, मौन पठन, प्रदर्शन नहीं है। तीसरा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां क्वेश्चन है बलाघातस्याभ्यास है क्रियते, मौन वाचने, उच्चारण शिक्षणे, लिखित स्वनायाम और गहन पठने। बताइएगा प्रश्न 20 में फिर इसका अर्थ हम समझेंगे साथियों। तो 20वें क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो रहेगा आपका उच्चारण शिक्षण है, क्योंकि बलाघात का अभ्यास, बलाघात बोलने का, ठीक है, उच्चारण का अभ्यास उच्चारण शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है बलाघात का अभ्यास। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा 20वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 21 को। तो यार 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आप सभी जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे भावी शिक्षक हैं, आप वीडियो पूरा देखते हैं, बिल्कुल कमेंट करके ईमानदारी से जाइएगा जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और हमें ज़रूर बताइएगा साथियों कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन
एक आपका भी दायित्व बनता है कि भाई हाँ ईमानदारी से कमेंट करें कि इतने सही हुए हैं, तो उससे क्या हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार हमारे जो साथी है, हमारे जो मित्र हैं, जो भावी शिक्षक है, उनका जो स्कोर कहाँ तक पहुँच रहा है। 21वां क्वेश्चन है साथियों, मुख्यतः भाषा शिक्षणस्य संबंध है केन सह अस्ति, ज्ञानात्मक पक्षेण, अनुभवात्मक पक्षेण, मनोक्रियात्मक पक्षेण, संसाधनेन। एक बार यहाँ पर भी सही विकल्प का आपको चयन करना है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा साथियों, 21वें क्वेश्चन में सही विकल्प, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, यहाँ पर सही विकल्प है ज्ञानात्मक पक्षेण। तो देखिएगा हम ज्ञानात्मक पक्षेण किस प्रकार से, मुख्यतः है, मुख्य रूप से भाषा शिक्षणस्य, भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण से संबंध है, भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ है। तो साथियों भाषा शिक्षण ज्ञानात्मक पक्ष से सबसे ज़्यादा इसका संबंध होता है। विकल्प नंबर 1 सही है 21वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो 22वां क्वेश्चन आपके हैं मित्रों, संस्कृत भाषायां श्रवणं संभाषणं च केन विधिना भवतः, पाठशाला विधिनान, प्रत्यक्ष विधिनान, व्याख्या विधिना, सूत्र विधिना। यहाँ पर भी सही विकल्प का चयन करना है, उसके बाद ही व्याख्या करेंगे। व्याख्या पहले करने से क्या होता है कि एग्जाम में कोई व्याख्या करने थोड़ी आ रहा है, वहाँ तो प्रश्न आपके सामने है, आपको उत्तर देना है, कोई नहीं बता रहा है, वहाँ पर कोई भी नहीं बता रहा है, किसी से आप पूछ भी नहीं सकते कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम भी यहाँ पर एक बार आप आंसर सोच लीजिए, फिर उसके बाद में चर्चा कर लेंगे। तो साथियों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो रहेगा प्रत्यक्ष विधिना। किस प्रकार से, संस्कृत भाषा में श्रवणम संभाषणम, श्रवण और संभाषण के लिए कौन सी विधि होती है। तो साथियों सुनना और बोलना, संभाषण मतलब बोलने से लिया जाता है, सुनना और बोलना तो प्रत्यक्ष विधि में ऐसा होता है। विकल्प नंबर 2 सही है 22वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। गद्य पाठ योजनायाम आदर्श वाचनम क्रियते अध्यापकनेन छात्रेण उभय प्रचार्यण। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा प्रचार्यण जब मैंने लिखा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, मतलब अशुद्धि है लिखने में, बट हो जाता है क्योंकि संस्कृत में टाइपिंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, बहुत ही मुश्किल। संस्कृत में ही टाइपिंग करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हिंदी का पेपर बनाता हूँ, अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं लगभग 30 मिनट में 30 क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ, लेकिन संस्कृत में मुझे 70 से 80 मिनट लगते हैं 30 क्वेश्चन टाइप करने में, क्योंकि बहुत ही मुश्किल कार्य साथियों ये। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रथम विकल्प, गद्य पाठ योजनायाम आदर्श वाचनम क्रियते। गद्य पाठ योजना में आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक करते हैं साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 23 में। देखिएगा टेस्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन टेस्टों के लिए जो हम प्रश्न छांटते हैं, प्रश्नों को निकालते हैं, वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि रोज़ाना प्रश्न निकालना, रोज़ाना क्वालिटी वाले प्रश्न निकालना और अलग अलग जगहों से प्रश्न निकालना, तो आप सोच सकते हो लगभग मुझे 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1.5 साल से लगभग 18 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है यूट्यूब पे रीट की चीज़ें लाते हुए। तो साथियों आप समझ सकते हो मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा कि इन प्रश्नों को आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, डेली अलग अलग कंटेंट लाना कितना मुश्किल होता है। इस चीज़ को समझने वाला समझ सकता है, बाकी बताने से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। आपको तो मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, नो टेंशन रहो आप तो, है ना, एग्जाम तक। प्रश्न नंबर 24 है साथियों आपके, नेत्रेण केवल प्रयुज्यते है, नेत्रेण केवल प्रयुज्यते दृश्य साधनम, दृश्य श्रव्य साधनम, श्रव्य साधनम सर्वाणी। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 24वें क्वेश्चन में जो सही विकल्प है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 1। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है नेत्रेण केवल प्रयुज्यते, नेत्रों के द्वारा केवल हम क्या प्रयोग करते हैं, नेत्रों, दृश्य साधन, सिर्फ दृश्य साधन ही नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि दृश्य श्रव्य, श्रव्य में तो हम कानों का प्रयोग करते हैं ना, नेत्रों ओनली सिर्फ और सिर्फ नेत्रों की बात की जाए तो इसमें दृश्य साधन ही सही रहेगा, श्रव्य कानों के द्वारा होता है। विकल्प नंबर 1 सही है 24 में। आगे बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 की। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां क्वेश्चन है, रघुवंशस्य रचिता क्या है। रघुवंश के रचिता, रघुवंश नामक एक पुस्तक है साथियों, है ना, इसके रचिता कौन है। कालिदास है, भास है, वाल्मीकि है, वेद व्यास है। तो साथियों देखिएगा रघुवंश के जो रचिता है, रघुवंश नामक ये जो पुस्तक लिखी गई है ये कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कवि कालिदास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 25 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां क्वेश्चन मित्रों, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है बहुति
गद्यम पद्यम नाटकस्य अनुवादस्य। प्रश्न संख्या 26 में सही विकल्प का चयन करो। कौन सा विकल्प सही है 26वें क्वेश्चन में? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 26 26वें में गद्यम प्रथम विकल्प सही है, क्योंकि विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं? गद्य शिक्षण में पूछे जाते हैं साथियों। किसमें? गद्य में। जबकि अगर प्रश्न आता विचार विश्लेषणात्मक की जगह भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं, तो वो वहाँ पर आपका पद्य शिक्षण वाला विकल्प सही हो जाता। लेकिन विचार विश्लेषणात्मक पूछा है इसलिए प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। दृश्य श्रव्य साधनम वर्तते ध्वनि संचिका ध्वनि पंजिका आकाशवाणी प्रतिकृति। तो साथियों दृश्य श्रव्य साधन इनमें से कौन सा है बताइएगा। देखिए ध्वनि संचिका ध्वनि पंजिका आकाशवाणी ये तीनों ही दृश्य साधन हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर जो दृश्य श्रव्य प्रतिकृति है वो दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आ जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 सही है वही बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। 28वां क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 में प्रतिकृति यहाँ पर दृश्य श्रव्य साधन नहीं है, ओनली दृश्य ही दृश्य है। यहाँ टाइपिंग में शायद मुझसे श्रव्य लिखा गया है साथियों, तो यहाँ पर श्रव्य ओनली दृश्य साधन है प्रतिकृति, यहाँ पर श्रव्य नहीं है। प्रतिकृति ओनली दृश्य साधन में आता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द की वजह से क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन, गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणम क्रियते छात्र है अध्यापक है उभय न को अपि। 28 में सही विकल्प का चयन करना है, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों 28 में राइट आंसर है आपका दूसरा विकल्प अध्यापक है। कैसे? गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण कौन करता है? कौन करता है काठिन्य निवारण? क्या छात्र करेंगे? नहीं, अध्यापक के द्वारा काठिन्य निवारण किया जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 28 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 की ओर। अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। जैसे कल पर्यावरण में आपको डाउट हुआ था तो मैंने वहाँ पर एक देखो आप कमेंट करते हो तो उसके 2-3 घंटे बाद आप देख लिया करो कि सर ने हमें क्या जवाब दिया। अगर मैं आपको पर्सनली जवाब नहीं देता हूँ तो उस वीडियो के नीचे ही मैं भी खुद कमेंट करके उसको पिन कर देता हूँ, जो मेरा कमेंट ऊपर ही ऊपर आ जाता है कि भाई मैंने कुछ अगर संशोधन किया है तो। ठीक है, तो आप 2 घंटे बाद एक बार उस वीडियो पर जाकर के क्लिक करके और जो आपको डाउट है उसके संबंध में आप उसका निवारण तुरंत आपको 2-3 घंटे में ही मिल जाएगा साथियों। उदाहरणे नियम ज्ञानम अनेन विधिना भवति आगमनम निगमनम अव्याकृति है सूत्र विधि है। यहाँ पर 29 में सही विकल्प का चयन करना है मित्रों। देखिएगा 29 में जो सही विकल्प है वो रहेगा आगमनम। उदाहरण है नियम ज्ञानम, उदाहरण से नियम का ज्ञान किस विधि में दिया जाता है? आगमन विधि में दिया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में? निगमन विधि में। तो यहाँ उदाहरण से नियम की ओर पूछा है तो आगमन विधि सही हो गया 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद जो हिंदी का टेस्ट आ रहा है उसको भी देखना, जरूर देखना। क्यों? RBSC की पुस्तकों से टेस्ट ला रहा हूँ, क्वेश्चन छाट के बना रहा हूँ आपके लिए, तो फिर आपका भी एक फर्ज बनता है कि उसको देखो और एग्जाम में वो चीज़ें 101% आपसे पूछी जाएगी साथियों। 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन, वाचने कुशलताया है परीक्षणम अस्या परीक्षायाम भवती है मौखिक परीक्षायाम निबंधात्मक परीक्षायाम संयोजनात्मक प्रश्न मौन वाचने परीक्षायाम। तो 30 क्वेश्चन 30 और आज के अंतिम क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर है वो रहेगा मौखिक परीक्षायाम। क्यों? क्योंकि वाचन कुशलता का परीक्षण आप कौन सी परीक्षा से करते हो? मौखिक परीक्षा से, वाचन बोलने का। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 30 में। कमेंट करके जाइए, जितने क्वेश्चन सही हुए बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाइए 25+ कौन कौन करके आया साथियों। तो मिलते हैं हिंदी वाले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।